दोनों की पोजीशन जानना जरूरी है। देखो जो सेंटेंस होगा उसमें देयर आर टू पार्ट्स। नोइंग क्या पार्ट हो सकते हैं, बोलिए? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट मीन्स फॉर whom something is told and whatever is told is called it predicate. जैसे राम is going to school, तो राम इसमें क्या हो गया? राम is जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं, और वो जो कर रहा है उसे क्या कहते हैं? What is told about it। बात नहीं करो, इसको क्या कहते हैं बताओ? प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट, जिसके बारे में कहा जाए तो दैट इज प्रेडिकेट। अब जरा देखो, सब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, एक क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड। अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि ब्रेव राम, तो ब्रेव कैसा क्वालिफायर हो गया? सब्जेक्ट भी दो भागों में बांट दिया गया। ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में बोलो ब्रेव क्या है और राम क्या है। क्या ब्रेव इसको क्वालिफाई कर रहा है राम को? तो ये क्या हो गया बताइए? क्वालिफायर। और ये क्या मेन वर्ड हो गया सब्जेक्ट का, तो दिस इज मेन वर्ड। ठीक है। अब देखो, द, ये कह सकते हैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ब्रेव राम इज गोइंग टू जंगल। तो मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी वीर राम जंगल जा रहे हैं, वन गमन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब क्वालिफायर भी देखो, ये दोनों क्वालिफायर है, दैट इज ब्रेव भी है। अगर मैं कहूं द सेंट, द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी डाइड ऑन 31 जनवरी 1948। संत भारत के प्रणेता महात्मा गांधी का 1948 में निधन हुआ, शॉर्ट डेट। तो अब यहां पर बहुत सारी चीजें कह दी गई हैं। तो क्वालिफायर में हमने बहुत सारी चीजें लगा दी ना, तो क्वालिफायर में एडजेक्टिव भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये बोलो क्या है? आप लोग नहीं बता पाओगे, नोएल जानती हैं, उसका स्कूल अच्छा है। बोलो बेटा। यस, उसका बढ़िया। ये देखो बता दिया, एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर एडजेक्टिव एक फ्रेज के रूप में आए, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कितनी अच्छी बात बताइए, तो उसे क्या कहेंगे? तो क्वालिफायर को इन्होंने तीन भागों में नोएल ने बांटा है। तो कौन कौन से तीन भागों में बांटा है? डिटरमाइनर। क्या अरविंद आप इसमें डिटरमाइनर बता सकते हैं कौन है? राम। करेक्ट। जैसे उन्होंने कहा कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव। तो जो द आया है, द किंग, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि ये द ही डिटरमाइनर। द किंग, देयर वाज अ किंग, कोई एक राजा था, वो राजा बहुत वीर था, तो ये द डिटरमाइनर जो उस चीज को लॉक कर दे। द किंग हैज 3 queens, द 3 queens have given 4 sons, the 4 sons were राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, their wives were सीता मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला। चार के तो 4 ही वाइफ हो, 5 कहां से कह रहे और बता। ठीक है कि नहीं? ये है। तो अब तुमने समझ लिया कि एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करें, तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर अकेला आ गया, और अगर बहुत सारे वर्ड के साथ आए तो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब जरा देखो, एडजेक्टिव और दूसरा क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखो, दिव्या ने एक और चीज पूछ ली है कि सर हमें मॉडल्स भी पूछा गया है, तो इस फ्लो चार्ट में हम मॉडल्स को कहाँ रखें?
डिटरमाइनर को तो समझ में आएगा कि यहाँ रखेंगे। और द क्या हो गया बताइए? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में और क्या चीजें होंगी? करेक्ट। जैसे इन्होंने अरविंद ने बताया द, आ और एम, बहुत बड़ी बात बोली है। तो द, आ, और ये ने भी बताया सर मॉडल्स को भी कहीं रखो, बोला कि नहीं इन्होंने? तो अब मॉडल को भी कहीं रखते हैं। जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में ये क्या है? वर्ब। और इस वर्ब में ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज हेल्पिंग वर्ब। अगर ये कहें द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ब्रेव राम शुड गो टू जंगल, तो शुड क्या हो जाएगा? उन्हें जंगल जाना चाहिए, रावण को मारना चाहिए, तो शुड क्या हो गया? अब वो मॉडल हो गया जो कार्य करने के तरीके को बता दे, उसको क्या कहते हैं? मॉडल। शुड गो, यू मे गो, नाउ यू आर परमिटेड टू गो, तुम जा सकते हो, तो इसका मतलब है परमिशन। और आई कैन गो का क्या मतलब है? और आई मे गो, दोनों में फर्क बता। ये करेक्ट, मैं जा सकता हूँ, वो बता दिया उन्होंने। बोले अगर आई कैन गो, आई कैन स्विम, देखो मेरे दोनों हाथ और पैर हैं पूरे, मैं तो तैर सकता हूँ, आता नहीं हो लेकिन सीख लूंगा तो तैर लूंगा, आई कैन स्विम। और वहां पूछोगे उसे स्विमर से, कैन आई स्विम? यस, मतलब मे आई स्विम? यस यू मे स्विम। तो परमिशन हो तो मे है, और जिसके हाथ पैर है तो वो क्या कर सकता है? यत कृपातम हम बंदे पंगुलंघिते गिरम, जिसकी कृपा से एक लंगड़ा भी पर्वत को पार कर सकता है, वे तो प्रभु ही हैं, है कि नहीं? तो यू कैन स्विम और यू मे स्विम में क्या अंतर है? मतलब अगर आप जा सकते हो और देखिए ये करेक्ट बोली, उसको अब अच्छे से बता दे। कैन मीन्स एबिलिटी और मे मीन्स परमिशन। इनको ये और अच्छे स्कूल में, दैट इज कैन का मतलब क्या है? एबिलिटी, और मे का मतलब परमिशन। तो ये जो कैन और मे है त्रिशु, ये दोनों क्या है? सर मे मतलब परमिशन के लिए मे लगाना और मॉडल्स, ठीक है। तो अब जैसा इन्होंने त्रिशु ने बताया सर मे तो मेमना करता है, मे हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रेडिकेट है उसके हिस्से हैं, कौन कौन से 3 हिस्से हैं बताओ? क्या उसमें वर्ब आ सकता है? और क्या आ सकता है? वर्ब, जैसे इज गोइंग है तो क्या ये वर्ब है? अच्छा, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वो कहां जा रहा है। और इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, दैट इज मिस्टर शर्मा इज ए टीचर। ये कॉम्प्लीमेंट है, इसमें जब कुछ वर्ब नहीं हो रहा होता है, किसी के एग्जिस्टेंस को बताया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ताज इज ए मॉन्यूमेंट, ब्यूटीफुल। तो ये जिसमें कुछ होता नहीं है, बस किसी के होने की बात कही जाती है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब यहाँ देखो, तो वर्ब में क्या दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं बताइए? दैट इज वर्ब में 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो मेन वर्ब हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? देखो, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, और या क्या हो सकता है? मॉडल। और दूसरा क्या हो सकता है? मेन वर्ब। तो ये चीजें जैसे शुड गो, तो अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में जैसे डू, डज, ये सब चीजें हो सकती हैं। हैज, हैव, और मॉडल में कैन, कुड, मे, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे, मे, माइट, और मेन वर्ब में गो, कम, ये सब, स्लीप, ये मेन वर्ब कहलाता है। तो ये कंडीशन है, यू आर फॉरबिडन टू प्लक फ्लावर, तुम्हें फूल तोड़ने के लिए मनाही है, दैट इज फॉरबिडन, फॉरबिड। सो वी विल सी मॉडल्स एंड वी विल सी डिटरमाइनर। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि मॉडल यहां पर है और डिटरमाइनर के बारे में ना। Determiners. So the determiners are used before noun and they are giving a hint that noun is going to be used. These are
ascertaining the situation of noun. ये हमें बताते हैं कि नाउन की स्थिति क्या है। एक लड़का बाजार जा रहा है और कहते हैं दैट बॉय इज, तो दैट तो लॉक हो गया ना, तो जो नाउन के पहले लगते हैं उनको डिटरमाइनर कहते हैं। सो दीज आर यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले यूज होते हैं, एंड दे टेल द पोजीशन ऑफ नाउन, कि नाउन की स्थिति क्या है। अब जरा देखो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। a boy is going, some boys are going, this boy is going, that boy is going, ये सभी चीजें डिटरमाइनर है। तो इसको अगर हम नाउन के साथ यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से my boy is going, your boy is going, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। one boy is going, two boy is going, नंबर के साथ भी आ सकता है, या फिर no boy is going, any boy is going, तो ऐसा भी आ सकता है। all boys are going, ऐसा भी आ सकता है। each boy is going, ठीक है, every boy is going, many boy is going, तो हम ठीक है, few boys are going, several boys are going, less boys have come, ऐसा हो गया। अगर ये सभी क्या हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए, जो निर्धारक कहलाते हैं। अब हम इन सब के बारे में देखेंगे, इनका यूज कैसे करना है। चलो यूज ऑफ a and the, that आ और एन का तो आपको पता ही है कि जैसे अ पेन और एन एलिफेंट, अच्छा तो ये ई जो है ये क्या कॉन्सोनेंट है, और पी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और वो क्या है, वोवेल। अच्छा बताओ आवर में एन आर में एन लगेगा कि आ, ऐसा क्यों है? जिनके बोलने की अगर एन आर जिसमें शुरू में एच की साउंड ना हो, विच आर साउंडिंग हुज फोनिक्स स्टार्ट फ्रॉम, जिसका प्रोनाउंसिएशन में ये आ जाए। अच्छा अब यहां पर यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, तो क्यों ऐसा है? यू लग रहा है क्योंकि ये या यू है, या हो गया व्यंजन, तो इस वजह से। और अम्ब्रेला में क्योंकि ये अ आ गया, अम्ब्रेला, तो इसमें एन आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन होगा कि अ ऑनेस्ट मैन, करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा कि एन ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें वॉवेल की आवाज आ रही है। So who are having either vowels or soundless vowels? Either तो इस तरीके से हो सकता है। अब जरा देखो, the is used before noun if that noun is used earlier also to lock the noun. The king was brave. तो द किंग हैड 3 queens, वो तो किस किंग के बारे में कहा जा रहा है? देयर वाज अ किंग दशरथ, द किंग हैड 3 queens, उसी किंग की बात। देयर वाज अ लायन, द लायन वाज वेरी वीक, सो इट कैन नॉट कैच इट्स प्रे दो इट वाज प्रीडेटर। एक शिकारी था लेकिन वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता। इस तरीके से तो द किसके लिए यूज होगा? टू लॉक समथिंग। आगे देखो, दिस इज अ काउ फॉर whom I was searching। तो दिस इज अ काउ होना चाहिए कि द काउ? यही वो गाय। और
देयर इज अ काउ, काउ इज ए टेट्रापोडल एनिमल, गाय एक चौपाया पशु है, इट गिव्स अस मिल्क, ठीक है, आई लाइक बटर, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, इस तरीके से ना गाय के बारे में तो काउ इज अ कैसा है, डोमेस्टिक एनिमल, तब आ लगाना, काउ इज द न लगाना, ठीक है। अब जरा देखें द किसके लिए, तो यहां क्या लगेगा, गिव मी बुक विच आई हैव गिवन यू, इसमें क्या लगेगा बताओ, मुझे वह बुक दो, गिव मी द बुक विच आई हैव गिवन टू यू। इसी तरीके से यहां बताइए द डिश होगा, द डिश यू प्रिपेयर वाज डिलीशियस, I have lost dash pen which you have given me yesterday. I have lost the pen which you have given me yesterday. मैंने उस पेन को खो दिया है जो तुमने कल मुझे दिया था। Dash mangoes in our garden are very sweet. The mangoes in our garden. वे आम जो मेरे बाग में हैं वो सबसे मीठे हैं। अब जरा देखें, देखो, दिस इज ए मोबाइल, दैट इज उत्कर्ष, समथिंग विच इज नियरर, फॉर दैट दिस इज यूज, ठीक है, एंड दीज आर बेंचेस एंड दोज आर ऑल्सो बेंचेस, विच जो निकटवर्ती है, विच इज नियरर, फॉर दैट दिस और दीज आर यूज, एंड फॉरर, ठीक है, दीज आर गुड गर्ल्स, Those are bad girls. ऐसा हो सकता है कि नहीं, जो दूर है, क्योंकि जो पास है वो मार देगा, उसे बैड नहीं बोला जा सकता, और दूर को कुछ भी बोलो नहीं। अब देखो, तो अब देखिए इसी तरीके के डिटरमाइनर से माई भी आ रहा है, माई योर, ठीक है, सो माई पेन, योर पेन, ये सभी क्या है, डिटरमाइनर्स हो सकते हैं। अब जरा देखिए 1 2 3, he is blind of one eye या for one eye, my your और 1 2, तो इसके यूज देखिए, so he is blind of, वो एक आंख का अंधा है, he is blind of one eye। जैसे उसमें वो बोलता नहीं था पहले, एक विलन था, शहर जलता है तो जलने दो जीवन, ये आंख तो हमारी ही लगाई हुई है। तो एक आंख के अंधा को ये बताएंगे नोएल, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोकल। कहानी को क्या कहते हैं भाई, वो स्कूल का फर्क होता है। मोनोकल, एक आंख से अंधा है तो मोनोअकल। अकल किसके लिए होते हैं, ऑक्यूलेंट, आंखों के लिए होती है, तो मोनो ऑक्यूलेंट। बात समझ आ गई है? अगर वो पूरी तरीके से तब तो ब्लाइंड बोल ही देंगे, लेकिन एक आंख के अंधे को मोनोकल, एक आंख है। अब जरा देखो, दो चीजों में आपको बताना है, ईच एंड एवरी। देखो ईच किसके लिए लगता है, देखो यहां देखो कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी फेथफुल टू कंट्री, और ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास विल गेट स्वीट। ईच उनके लिए लगता है जिनकी निश्चित संख्या और नाम पता हो, वरना ईच नहीं लगता है। क्या ईच पर्सन ऑफ नेशन लगना चाहिए? तुम्हें क्या मालूम देश में कितने लोग हैं, सबके नाम जानते हो? ईच न लगाना है। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी फेथफुल फॉर कंट्री होना चाहिए, और एवरी पर्सन इन द क्लास विल गेट स्वीट। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जब निश्चित के लिए जिसके सबके नाम पता हो, करेक्ट संख्या पता हो, तभी ईच लगेगा। सो ईच स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास विल
गेट स्वीट। इसी तरीके से ईच इनहेबिटेंट ऑफ सोसाइटी, किसी सोसाइटी का प्रत्येक निवासी विल बी गारलैंडेड, उसको सम्मानित किया जाएगा। ईच पर्सन ऑफ सोसाइटी, हर एक को सम्मानित किया गया। ये भी शहीदों की सोसाइटी है, हर एक इसमें शहीद है, मतलब भूतों की नहीं होते, मर जाते हैं। तो दैट इज ईच पर्सन ऑफ सोसाइटी एंड एवरी पर्सन ऑफ नेशन। बात समझ आ गई? तो नेशन के लिए एवरी लगाना। ऑफ नेशन शुड बी फेथफुल। तो इसमें ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि संख्या निश्चित ना हो और नाम ना मालूम हो, तब ऐसा करना। संख्या निश्चित ना हो और नाम ना पता हो, और नाम पता हो, सब कुछ पता होगा। एम्फेसिस देने के लिए होता है कि घबराओ मत, ईच ऑफ यू विल गेट स्वीट। अब जरा देखिए, there were only 2 poets. Every poet recited the poem, or each poet? Each है। Each person is expected to do best, or every person? ये तो इन जनरल बात कही गई है, तो every है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखो, नो, एनी और सम। अब देखिए कि हैव यू एनी मनी, हैव यू और हैव यू सम मनी। देखो, अगर उत्कर्ष को ये 2 सेंटेंस यूज करने हैं, तो उसमें से वे वह कौन सा सेंटेंस अमन के लिए यूज करेंगे और कौन सा सेंटेंस भिखारी के लिए यूज करेंगे? पहला वाला तो यस, हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? इफ यू आर हैविंग नो होप दैट पर्सन इज हैविंग ए मनी। और अब जैसे इनको 10 रुपए चाहिए, कोई मुसीबत आ गई, चॉकलेट खानी है, तो वो कह रहे हैं हैव यू सम मनी, तो आई हैव सम क्रेविंग्स ऑफ चॉकलेट एंड गिव मी सम मनी। तो ये दैट इज इफ देयर इज होप ऑफ मनी, देयर इज होप। और ये निगेटिविटी के लिए, इफ देयर इज नो होप, तो ऐसा यूज करना। अब देखो, देयर इज सम मिल्क इन जग, इसका मतलब क्या उसमें दूध होगा कि नहीं होगा? इन जग, तो इसमें होप होगा। ठीक है। अब देखिए, देयर इज नो ट्रूथ इन व्हाट यू से। देयर इज, ये सभी जान लो, ये डिटरमाइनर है और सभी नाउन से पहले लग रहा है। देयर इज नो ट्रूथ, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। व्हाट एवर यू से। अब देखिए, ऑल एंड बोथ का प्रयोग। तो बहुत सारे हैं, तो ऑल, ही गेव मी ऑल द मैंगोज, ही all the boys joined them. ऑल द मैंगोज। और अगर 2 के लिए है, बोथ विजय एंड विनय आर adept in painting, both विजय एंड, ठीक है, संजय आर डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग। डेक्स्ट्रस का क्या मतलब है? बोलो।
जैसे कई बार ये तुमको बोलता है कि यू आर एम्बी डेक्स्ट्रस, तो जैसे ये अमन तुमको बोलता है तो ये क्यों बोलता है? एम्बी का क्या मतलब है? बोथ। तुम्हारे दोनों हाथ दक्ष हैं, डेक्स्ट्रस दाहिने को कहते हैं, तुम्हारे दोनों हाथ दाहिने हाथ है, तुम दोनों हाथ से लिख सकते हो। अच्छा काम, तो किसी को बोलना हो अरे तुम तो एम्बी डेक्स्ट्रस हो, लेफ्ट से भी काम कर लेते हो, राइट से भी स्क्रू खोल लेते हो, और किसी को बोलना हो कि इसका मतलब दोनों हाथ ही तुम्हारे दाहिने हाथ हैं, और अगर किसी को बोलना तुम तो एम्बिलीवर्स हो, तुम्हारे दोनों ही हाथ लेफ्ट हैंड है, तुम्हारे दोनों ही हाथ लबड़े हैं, मतलब लेफ्ट हैंड है। किसी को बोलो तुम किसी से भी अच्छा काम नहीं कर पाते, बोलते हो कि नहीं? एम्बिलीवर्स, एम्बीडेक्स्ट्रस, ये कॉमन भाषा में बोलते हैं। तो यू आर डेक्स्ट्रस, तुम दक्ष हो। यू आर एम्बीडेक्स्ट्रस, तुम दोनों हाथों से दक्ष हो। यू आर एम्बिलीवर्स, तुम दोनों हाथों से बेकार। तो यहां तक समझ आया? बोथ कब लगता है? दो के लिए बोथ लगता है, दो से ज्यादा हो, इफ देयर आर मोर देन 2 यूनिट्स तो क्या होगा? ये दक्षस का मतलब है दक्ष, स्किल्ड। अब देखिए कि कभी इस चीज का ये भी बात होता है कि ऑल का प्रयोग काउंटेबल के लिए भी लगता है और अनकाउंटेबल। ऑल माई बुक्स आर सोल्ड, ऑल माई मिल्क इज सोल्ड, दोनों में लग सकता है। तो ऐसा काउंटेबल, जैसे बुक्स है तो काउंटेबल है, ऑल मेरा सारा दूध बिक गया, सो ऑल माई बुक्स आर सोल्ड और ऑल माई मिल्क इज सोल्ड। तो ये काउंटेबल हो गया और ये अनकाउंटेबल के लिए भी हो सकता है। अब जरा देखो ईदर एंड नीदर का कब इस्तेमाल किया जाए? आइदर और नाइदर का, ठीक है। आई कैन स्पीक ऑन आइदर साइड, मतलब मैं पक्ष में भी बोल सकता हूं। टीचर आपसे पूछे बोलो किस के पक्ष में बोलोगे कि विश्व में जो प्रदूषण है उसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है, और एक पक्ष बोला जाए कि नहीं जिम्मेदारी, डिबेट हो रही है, उत्कर्ष तुम किस पर बोलना पसंद करोगे? मैम आई कैन स्पीक ऑन आइदर साइड, मुझे किसी पर भी बोलने को दे दो। आई एम ए वर्बोस, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मैं तो किसी के बारे में भी बोल सकता हूँ, ऐसा बोलोगे कि नहीं? सो आई कैन स्पीक। और लैकोनिक का मतलब जो हाँ नहीं, इससे ज्यादा बोले ही ना, जो एक या दो शब्द में अपनी बात खत्म कर दे उसको कहते हैं लैकोनिक। और वर्बोस जो बातूनी, और इक्विवोकेटर जो दूसरे की बात में हाँ मिलाए, यानी आंसर भी दे और जो पीछे वाला बोल रहा है उससे एक वर्ड आगे वो बोलता जाए, उसी के साथ ये भी बोलता जाए। क्या क्या बोला? ऐसे होते हैं बच्चे, जानते कुछ नहीं है लेकिन आगे वाला बोल रहा है उसी के एक वर्ड पीछे चल चल के पूरा उसी के साथ साथ, बहुत दक्ष होते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से ईदर का मतलब आई कैन स्पीक ऑन आइदर साइड, आई कैन स्पीक। इसका मतलब क्या उत्कर्ष ये मानोगे कि आइदर ऑफ अमन और उत्कर्ष इज कल्प्रिट? इसका क्या मतलब है कि दोनों ही कल्प्रिट है कि इन दोनों में से एक कल्प्रिट है? ए। जब आइदर लिखा जाए यू विल गेट आइदर आइसक्रीम और कोला विद थाली, तो तुम जब भी जाओगे जनता रेस्टोरेंट पे वहां तुमको थाली के साथ या तो आइसक्रीम मिलेगी या कोला। यू विल गेट नाइदर आइसक्रीम नॉर कोला विद थाली, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। And even you will won't get any thali. You bajao tali. So I can speak on either side. घर से नहीं ले जाएगा। हाँ, अब देखो इसी तरीके से neither of them could speak इन स्टेज, इसका मतलब क्या है? कुड, अमन बताएं जरा। ऑन स्टेज इसका मतलब क्या है? बोलो। उनमें से कोई स्टेज पे नहीं बोलेगा। हाँ बोलो। बोल पाया, ये सही है। उनमें से कोई भी स्टेज पे नहीं बोल सका, स्टेज पे खड़े हो गए बोल ही नहीं पा रहे, तो उसमें सका कुड है ना। तो अब ये चीज हो गई। अब जरा देखो
कुछ और चीजों का यूज। सर वो ये चेक भी करो। थोड़ा करके देखो, मैनी मच फ्यू लेस सेवरल, मैनी मच फ्यू लेस नाउ मैनी अगर नंबर्स हैं तो मैनी अगर तुम्हें क्या करना है कि देयर इज मच शुगर इन कंटेनर और देयर इज मैनी शुगर, मच, और देयर वर मैनी पीपल इन द गैदरिंग और मच पीपल। तो मैनी किसके लिए आया? नंबर, और ये क्या क्वांटिटी? सो देयर इज मच शुगर इन कंटेनर। अब मुझे बताओ अगर उसमें ज्यादा शक्कर नहीं है तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? देयर इज, बोलो, देयर वर फ्यू पीपल। वैसे ही फ्यू भी काउंटेबल के लिए है। जैसे ये है ना, तो नंबर के लिए ये आएगा, और समझाई बात क्यों? सो यहां क्या लिख दें? लेस शुगर। देयर इज लेस मिल्क इन जग, और देयर वर मैनी पीपल या गेस्ट्स इन द पार्टी। जो पार्टी हो रही थी। और अब यहां क्या लिखा जा सकता है? ठीक है। नाउ अब देखिए, सेवरल का भी मतलब क्या है? मैनी से हो सकता है। सेवरल और मैनी एक ही चीज है। जो सेवरल है वो एक है। दीज आर सिनोनिम्स। ठीक है, ऐसा। अब देखो, कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, देयर इज लिटिल मिल्क इन जग। अगर कोई तुमसे पूछने आया, दूध मांगने आया, तुमने कह दिया कि देयर इज लिटिल मिल्क इन जग, तो वो चला जाएगा कि रुकेगा? इसका मतलब उस जग में दूध कभी था ही नहीं, बिल्कुल नया जग खरीद के लाया। इसका सीधा मतलब है देयर इज नो मिल्क इन जग। अगर तुम किसी से कह देते हो देयर इज लिटिल रूम इन रेस्टोरेंट, इसका मतलब है नो रूम। ये इंग्लिश की कर्टसी है, नो तो कभी बोला नहीं जाता है। तो देयर इज लिटिल मनी इन पॉकेट, यानी मेरी बिल्कुल पॉकेट हाथ डालो कुछ नहीं। देयर इज लिटिल, तो लिटिल का मतलब, अब देयर इज आ लिटिल, थोड़ा, उस जग में थोड़ा है। और देयर इज द लिटिल मनी मिल्क इन जग, इतना है कि तुम्हारी पुश्तें पी लें, 7 पुश्तें, मतलब पर्याप्त है, कि इतना पर्याप्त है कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। द लिटिल मनी आई हैव इन पॉकेट इज सफिशिएंट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है। 4 रेस्टोरेंट का खाना एक रात में कर सकते हो इतना। यहाँ खा के जाओ, वहां से वहां खा के, 4 रेस्टोरेंट। समझ आया? सो इसका मतलब है लिटिल मिल्क का मतलब है नो मिल्क, देयर इज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा मिल्क, द लिटिल मिल्क, द मिल्क विच इज देयर इज सफिशिएंट। देयर इज अ लिटिल मिल्क that is less in quantity, or there is the little milk less in quantity but sufficient for you। अब देखो, कुमकुम ने पूछा नोएल से तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैसी रही, तो नोएल ने बताया देयर वर फ्यू गेस्ट्स इन पार्टी। ये करेक्ट बात है, बोले कोई नहीं था, तो ये हर चीज जानते, नाम इसीलिए इनका पड़ा। मतलब सूरज नहीं, हाँ, अरविंद का मतलब है कि थिक माइंडेड, मोटे दिमाग वाला। अरविंद का मतलब एयर एंड
That is few, a few, and the few. तो इन्होंने जैसे कहा कि there were few guests in society, in party. इसका क्या मतलब है? कोई नहीं था, हमने अकेले केक काटा, चाकू भी नहीं मिला. So there were मतलब चाकू भी नहीं मिला था, कुत्ते से कटवाना पड़ा. So there were guests in party, और there were a few guests. इसका मतलब क्या है? In party. फिर ये पूछ रही है क्या बहुत थोड़े लोग आए थे? जब इसने कहा there were a few guests, तो फिर नोएल ने कहा there were the few guests. चुपचाप चले गए. इतने आए थे कि तुम्हारी पार्टी 3 गुने थे. तीसरा आंसर, उसने कहा बहुत थोड़े थे क्या? खाना सब बच गया था, वेस्ट हो गया क्या? बोले the few guests. जाइए. ये चीज होती है इंग्लिश में. तो इतने थे कि तुम्हारी पार्टी से कहीं ज्यादा. यानी the little money I have in pocket is sufficient for you. So थोड़े पर पर्याप्त, थोड़े पर पर्याप्त, और ये थोड़े और बिल्कुल नहीं. Now ये तो बात हो गई डिटरमाइनर की. अब हम लोग आते हैं मॉडल्स. नाउ ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स. एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है जिसको कहते हैं सहायक क्रिया. सो लेट अस डिफाइन ऑक्सिलरीज एंड मॉडल. ऑक्सिलरीज में डिफरेंस क्या है? ऑल बोथ से पहले तक रखो. चलो ओके. इन्हीं को मॉडल्स भी कहते हैं. ना देखिए कुछ ऐसी होती हैं जो ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज का क्या मतलब है? ऑक्सिलरीज दैट इज जो वर्ब को अर्थपूर्ण बनाती हैं. विच मेक वर्ब्स मीनिंगफुल, विच टेल अबाउट टेंस ऑफ वर्ब. जो किसी क्रिया के काल को दर्शाएं, जो किसी क्रिया के होने के मोड को दर्शाएं कि किन परिस्थितियों में हो सकता है. तुम जा सकते हो, जा चुके हो, ये सारे तो उसके साथ लगेंगे नहीं. जाओगे, तो उस वर्ब को वो मीनिंगफुल बनाती हैं. ऑक्सिलरीज आर दोज विच मेक वर्ब मीनिंगफुल. इच एक्सप्लेन द टेंस मोड ऑफ द वर्ब. इट मेक्स वर्ब मीनिंगफुल. वर्ब मीनिंगफुल. अब जरा देखो ऑक्सिलरी 2 तरीके के हैं. एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी, और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी. जरा दोनों में फर्क समझो. जितने भी तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब किसमें आएंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी. जैसे इज आर एम, इज आर एम, वॉज वर, ये सब इसी में आ जाएंगे. हैज, हैव, डू, डज, डिड. अच्छा मॉडल ऑक्सिलरी में क्या फर्क है? तो दैट इज विल, शैल, ये सब इसमें आएंगे. क्योंकि इनके और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है. जैसे आई विल गो और आई शैल गो में क्या अंतर है? कंफर्म है. इसमें डिटरमाइंड है आई विल गो, और यू विल गो का क्या मतलब है? तुम जाओगे. बताओ. तुम जाओगे. ये ठीक बता रहे हैं. ये जैसे जिस टोन से बोल रही वही उसका मतलब है. तुम जाओगे.
इफ यू आर नॉट गोइंग देन यू विल हैड इट। नहीं जाओगे तो देख लेना अगले दिन खुद को जिंदा नहीं पाओगे। मतलब इट इज ए डेरोगेटरी रिमार्क, किसी को डराना हो तो यू विल गो तो नॉर्मली होता है, लेकिन यू के साथ अगर हमने शैल लगा दिया तब डेरोगेटरी, यानी उल्टा यूज करने। हम अपने बारे में तो कह सकते हैं हम कन्फर्म है, तुम दूसरे के बारे में क्या जानो, लेकिन तुम कह दो नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा तो विल तो ठीक है नॉर्मल, यू के साथ तो विल लगता ही है, लेकिन विल की जगह तुम शैल यूज कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर उसको किसी भी तरीके से डरा धमका रहे हो, मेकिंग ए डेरोगेटरी रिमार्क। यू आर हैविंग ए कंपल्शन ओवर अदर पर्सन। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब इसलिए विल और शैल को यहाँ रखा गया है क्योंकि इनके टेंस के बदल देने से क्या मोड ऑफ वर्ब बदल जाएगा, इसलिए वहां नहीं रखा गया। नहीं तो आप सोचो फ्यूचर टेंस है, आधा इधर रख दिया आधा उधर, क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है क्योंकि कनिष्का के बोलने का जो टोन है उसमें से वहां रखा है। यही चीज है, जैसे इन्होंने दांत पीस के बोला वही उसका मतलब ही हो गया। नाउ दैट यू शैल गो, यू अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें अवश्य जाना पड़ेगा, और यू डेयर टू गो, जाके दिखाओ। तो डेयर भी यहाँ है, डेयर टू है ना, यू डेयर टू टॉक, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी, तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, है ना। डोंट डेयर टू टॉक टू मी, मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। समझ आई बात की नहीं? तो डेयर ये भी इसमें आएगा, शुड वुड भी आएगा, इसका मतलब देखेंगे शुड दैट आई, ये वुड दैट आई वर ए किंग, अभी आपने आई विल बोला था ना, विल का वुड कर दिया, वुड इसका क्या मतलब है, वुड दैट आई वर ए किंग, और आई के साथ वर लगा दिया, वाज भी नहीं लगाया, और वहां वुड लगा दिया, शैल नहीं लगाया, क्योंकि वो सच नहीं हो सकता। ये सही कह रही। काश मैं एक राजा होता, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में होता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, निस्दिन नौबत बसती रहती दरवाजे, मैं परियों का शहजादा होता तो ये सब होता, सतरंगी मछलियां तैरती और ये मोर नाचते आंगन, मेरे पानी में सतरंगी मछलियां तैरती और निस्दिन नौबत बसती रहती, तू रही बसती मेरे दरवाजे पे, ट्रम्पेट सिंबल्स। तो शुड वुड कुड ये सब जानते हैं ना। अब देखो इसी सब की तो इनका प्रेयर होती है, शुड गुड गुड नहीं सिर्फ इतना तुम्हें पता। और मेरा देखो मे माइट ऑट, ऑट, अब ये सारी चीजें हैं, ये सब इसमें आएंगी, इनके बारे में यूज टू सारी चीजें हम देखेंगे। जरा देखो कि दैट इज यू मे गो, यू कैन गो, ऐसा। तो मे का क्या मतलब है? तो ये यू मे गो, जैसे तुम लोग अब स्कूल में बोलते हो मैम मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज, तो मैम कहती है यस यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो वहां ये नहीं कहती यू कैन गो, तुम्हारे तो पैर हैं ही हैं, एबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही है। मे गो, मे आई गो मैम, अगर तुमने पूछ लिया कैन आई मैम गो टू टॉयलेट, यस योर हैंड्स एंड लेग्स आर इंटैक्ट यू कैन लेकिन फिर भी तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि परमिशन भी चाहिए, तो तुम्हें मे ही बोलना पड़ेगा। सो ना ये परमिशन है, और ये बोलो एबिलिटी, ये किसको बताता है? एबिलिटी। देखो तुम्हें स्कूल के रूल फॉलो करने चाहिए, तुम्हें अब मेला जाना चाहिए, और तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसमें एक जगह मस्ट लगाना चाहिए, तीनों में एक जगह शुड लगाना, एक जगह और टू। बताओ कहाँ किसमें क्या लगाओ? जहाँ पे कुछ वो कर रहा है, जैसे तुम्हें स्कूल के रूल करनी थे तो मस्ट, यू मस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है? मस्ट फॉलो रूल्स, ये ट्रैफिक रूल्स। और यू शुड, ये फादर कह सकते हैं जहां एडवाइस दी जानी, गो टू मेला,
ठीक है, और यू ऑट टू हेल्प पुअर एक कास्ट हो गई। तो इस तरीके से यहाँ जो ऑट टू है ये एक मोरल ड्यूटी है। अगर तुम चाहो तो गरीबों की मदद करो और ना चाहो तो मत करो। तो दैट इज मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन। और ये एक सजेशन होता है। सजेशन तुमको तुम्हारे दोस्त भी दे सकते हैं, पिता भी दे सकते हैं। और ये जबकि क्या होती है कि यू मस्ट कंपेल्ड टू, ना इट इज ड्यूटी। अब जरा देखें, बी के 3 फॉर्म है। बी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या क्या फॉर्म होता है बोलो? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल क्या क्या है? बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या क्या है? बी वाज बीन, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बी का मतलब होना होता है। तो कहीं पर भी कोई चीज है इस तरह से लगता है। अब जरा देखें कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसमें माइट का प्रयोग, ही माइट हैव गॉन टू पार्टी। इसका क्या मतलब है? कंफर्म नहीं है। पार्टी में गए हो। यस, ही माइट हैव गॉन टू पार्टी। इस चीज को देखेंगे क्या है इसका मतलब, माइट का क्या प्रयोग है। पॉसिबिलिटी है, दैट इज संभावना, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए कि डोंट डेयर टू टॉक मी लाइक दिस। डेयर का मतलब यहां पर साहस करना है, डोंट डेयर, ठीक है ना। सो शोइंग करेज, तो करेज मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। इसी तरीके से आई यूज टू टेक शुगर फ्री शुगर। क्या करते हैं आप? मैं ऐसी चीनी लेता हूं जिसमें कैलोरी ना हो, जैसे सैकरीन होती है, उसका एक पार्टिकल डाल दो तो एक कढ़ाई गाजर का हलवा बन जाता है। 2000 गुना मीठी होती है कि नहीं? एक पार्टिकल डाला जाता है, वो भी नैनोग्राम में। और पेप्सी की जो कितने 2 ट्रक बोतलें बन जाती हैं उतनी को सैकरीन, उससे भी ज़्यादा 10,000 गुना भी मीठी चीनी आती है, बस एक पार्टिकल डालना। तो शुगर फ्री शुगर, मैं ऐसी शुगर लेता हूँ जो कैलोरी फ्री है। नहीं, बाजार में आती है कि नहीं शुगर फ्री शुगर? तो आई यूज टू टेक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था। तो क्या यह हैबिट है? नहीं। हाँ, आई यूज टू टेक, ये हैबिट ही तो है। मैं तो आई यूज, या तो प्रेजेंट है, मैं कॉफी लिया करता हूं। ही यूज टू गो, गिरजाघर, ये चर्च जाया करता है। ही, तो ये क्या उसकी हैबिट है? यूज टू गो चर्च। और अगर मैं यहां ये कह दूं ही यूज्ड टू गो टू चर्च, तो इसका क्या मतलब है? वो जाया करता था। तो इसमें फर्स्ट को सेकंड फॉर्म में और ये फर्स्ट फॉर्म में होगा, दोनों में नहीं लगाओगे। यूज्ड टू वेंट नहीं लिखोगे, यूज्ड टू। यू हैव टू टेक कॉफी, बताओ। आई हैव टू गो टू कॉलेज, इसका क्या मतलब है? मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। मुझे कॉलेज, आई हैव टू गो, मुझे जाना है।
कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना है, समझ में आया। और यूज्ड टू गो का मतलब क्या, जाया करता था। और इसका क्या मतलब है, जाया करता है, वो मतलब चर्च जाया करता है ना। मैं कॉफी पिया करता हूं, तो यहां पर ऐसे लगेगा, यू नीड टू टेक कंसल्ट, you need to consult psychologist, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में अंतर क्या है? ये सही कह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है और साइकाइट्रिस्ट का मतलब पागल, जैसा कि बहुत अच्छी बात बताई, काइट्रिस्ट जो, और साइकोसिस पागलपन, साइकाइट्रिस्ट पागल व्यक्ति, और साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान की पूरी जानकारी, लॉजी लग गई तो ज्ञान, बायोलॉजी, सोशोलॉजी समझ रहे कि नहीं, जियोलॉजी, ठीक है। तो जिसको ज्ञान उसे लॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी, और ये चीज है। और जिसमें सिस हो जाए तो साइकोसिस, उसका मतलब उससे, उस रोग से वो पीड़ित है, किसी भी रोग से अगर तो सिस लग जाए। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें रिफर करने की जरूरत है, यू नीड टू रिफर, तो आवश्यकता है। सो इट इज यू नीड टू गो। अब इसी तरीके से मे का यूज ऐसा होता है कि किसी को विश करने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, इसका क्या मतलब है, यू लिव लॉन्ग, यानी भगवान करे तुम लंबा जियो। कुछ लोग कहते हैं चौड़ा जियो, चौड़ा नहीं, लंबा। इसका मतलब है कि नब कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, और धरती कहती धैर्य न छोड़ो जितना भी हो सर पर भार। कहते हैं कि नहीं, समझ रहे हो क्या कहती हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ये बात है, ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता है। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ ये तो बात हो गई कि हमें इनको कैसे यूज करना है। नाउ वी विल सी सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब किस तरीके से, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगा। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। फिर से समझो, मतलब डू के साथ क्या लगना है और डस के साथ क्या लगना है, यही सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अगर बॉय के साथ इज लगेगा कि बॉयज के साथ आर लगेगा, यही सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। किसके साथ, आई along with my parents, तब क्या लगेगा, और my parents along with me, तब क्या लगेगा। अब उनमें वर्ब बदल जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब कैसे लगे, उस चीज को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ठीक है, वो चीज हम सीखेंगे। कॉनकॉर्ड को और क्या कहते हैं, एग्री, अच्छा, जैसे ये कहा जाए कि ही along with his friends, ऐसा है, is going to market, his friends along with him, तब क्या हो जाएगा, ये देखो, वह अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहा है कि है, उसके दोस्त उसके साथ बाजार जा रहे हैं कि है। हिंदी में बना के देख लो, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सो जैसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का मतलब है ही along with his friends, along with his friends
is going to market और his friends, तब क्या होगा? Along with him, अब तब क्या होगा? With him. तो इसका मतलब है ये जो वर्ब है ये किससे लिंक्ड है? ये सब्जेक्ट तो इसका मतलब है कि अगर along आए तो इस वर्ब को इससे लिंक करो जो यहाँ लिखा है, यही बात है। तो आपको ये पढ़ाया जाएगा along आने पर वर्ब को किससे लिंक करना। तो दैट इज जो यहाँ पर मेन वर्ड हो या मेन नाउन, हेड वर्ड लिखा था कि नहीं नाउन में, उसी से पढ़ो। तो इससे पता चल गया। ऐसे और चीजों में भी देखिए सब्जेक्ट वर्ड में। My brother does not speak truth or do not. तो my brother के साथ does लग जाएगा और you के साथ क्या लग जाएगा? Do not speak truth. Okay? अगर शशि and इंदु are friends की is friend, are friends हो जाएगा। देखो 2 and 2, तो 2 and 2 make 4 कि makes 4? बोलो। यस प्लूरल में लिया जाएगा, एंड होने पे मेक ही लिखा जाएगा। अच्छा देखो 2 और 2 4 बनाते हैं कि 4 बनाता है? बनाते हैं। तुमको हिंदी में ही आंसर मिलेगा और नहीं तो ऐसे तुम्हें किसी आर्गुमेंट से या कुछ एनोलॉगी करने से नहीं मिलेगा। तुरंत हिंदी में आ जाओ और आंसर लिख के चुपचाप फिर इंग्लिश में चले जाओ। तो इस तरीके से 2 और 2 4 बनाते हैं। 4 बनाता है तो कभी नहीं बोलते हिंदी में, तो इसलिए मेक 4। तो ये एंड से गाइड है। जब भी एंड होगा तो इस तरीके से होगा। एज वेल एज में क्या होगा जरा देखो। जब एज वेल एज हो, देखो एज वेल एज होने पर फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, अकॉर्डिंग होगा। देखो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और अगर ये हो जाए कि हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही, तब क्या होगा? गोइंग टू मार्केट। पहले में इज होगा और दूसरे में तो चूंकि ये एज वेल हो गया तो यहाँ पर ही जैसा है वैसा लगाओ और यहाँ हिज फ्रेंड जैसे हैं वैसे लगाओ। तो इज और यहाँ पर आइदर और नाइदर और। आइदर ही और हिज फ्रेंड इज गिल्टी और आर गिल्टी। या तो वो या उसका दोस्त अपराधी है। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड, ना तो वो ना उसका दोस्त अपराधी हैं कि है। हिंदी में आओ ना, इंग्लिश में ही क्यों रह रहे हो? सो आइदर और नाइदर नॉर। तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है। इसमें क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब होगा। आइदर ही और शी इज गिल्टी, सो नाइदर ही नॉर शी इज गिल्टी। तो दोनों में क्या लगा? इज लगा। ठीक है।
इसी तरीके से शी और हर सिस्टर इज प्रेजेंट देयर Is. और तो अगर सिर्फ और भी आएगा तब भी यही चीज होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब देखो, तुम में से किसी ने भी मेरी घड़ी नहीं चुराई है, सो नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड हैज स्टोलन की हैव स्टोलन। बोलो। ये स्विच ओवर कर, हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर है ना। सो नाइदर यू और नॉर योर फ्रेंड, तो यहां क्या लगेगा? स्टोलन में, दैट इज हैज स्टोलन वॉच। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि ब्रेड एंड बटर मेक्स लिवलीहुड, या ब्रेड एंड बटर इज क्वेश्चन ऑफ लिवलीहुड की आर क्वेश्चन इज, क्योंकि ये दोनों एक साथ है, ये मुहावरे हैं, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। अगर मैं ये कहूं कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस की विन द रेस, क्योंकि ये दोनों एक साथ, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये रोजी रोटी का सवाल है। ब्रेड एंड, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मेक्स इंपॉर्टेंस इन एवरीबॉडीज लाइफ। रोजी रोटी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। मेक्स इंपॉर्टेंस, मेक नहीं। इसी तरह, क्योंकि ये इडियम्स एंड फ्रेज हैं, ये अलग अलग, इनके कोई मायने नहीं है। ब्रेड और बटर के अलग अलग थोड़ी हैं। इसी तरीके से स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेज है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, द फादर ऑफ नेशन एंड सेंट हैज डाइड की और हैव डाइड, क्योंकि दोनों एक के बारे में ही कहे गए, वो महात्मा गांधी के बारे में कहे जा रहे हैं। अगर दो अलग अलग व्यक्ति हों कि फिलोसोफर एंड वेरियर हैव डाइड, अगर दो अलग अलग चीजें होती तो, लेकिन अगर एक के ही व्यक्ति बारे में है तो फिर सिंगल लगाओ, हैज डाइड। ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए टुगेदर विद हो, तब कैसे इस्तेमाल किया जाए वर्ब को? टुगेदर विद। इसी तरीके से बिसाइड्स में कैसे इस्तेमाल हो? बिसाइड्स। और नो लेस देन, नो लेस देन, अगर ये सभी हों में सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। चला देखो कि कोमल टूगेदर विद हर सिस्टर्स हैज गॉन टू पार्टी, कहते नहीं है? टूगेदर विद, कहते हैं कि कोमल ने, उसके अकेले के लिए न्योता था किसी बर्थडे पार्टी पर, लेकिन उसने चूल्हा उखाड़ न्योता कर दिया। पूरे परिवार अपने सारी सखियों के साथ पहुंच गई, वहां का चूल्हा ही उखाड़ गया। बोली भैया अब चले जाओ। कहते नहीं, हमने तो चूल्हा उखाड़ न्योता कर दिया। 12 मेंबर हो, कोई पहुंच जाए किसी को, किसी क्या। तो कोमल टुगेदर विद हर फ्रेंड्स हैज गॉन टू पार्टी और हैव, बोलो ये करेक्ट कह रही, क्योंकि यहाँ इन्होंने पढ़ लिया सिंगुलर है, उसके हिसाब से लगा रहे। जो ये बोलो उसका उल्टा बोलो। मैंने हैज ही बोला था। तो दैट इज कोमल टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स ना, कि हर फ्रेंड्स हैज गॉन टू पार्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? टू पार्टी। अब जरा देखो, बिसाइड्स का एक सेंटेंस बनाएं कि नो वन बिसाइड्स द नर्स नोज द सीक्रेट। इसका मतलब क्या है कि नो द सीक्रेट? नो वन बिसाइड्स द नर्स, नर्स के अलावा। सो नो वन यानी बिसाइड्स का मतलब है एक्सेप्ट। बिसाइड्स का क्या मतलब है? एक्सेप्ट। सो नो वन बिसाइड्स नर्स। तो नो द सीक्रेट की नोज, बोलो नोज। नर्स के अलावा कोई इस राज को नहीं जानते हैं कि जानता है, तो नोज
द सीक्रेट। तो यहाँ नोज लगाइए, यहाँ हैज लगाइए। अब जरा देखिए एक और चीज है कि नो लेस देन यू इज गिल्टी। इसका क्या मतलब? तुम्हारे अलावा तुम्हारे अलावा और कोई अपराधी नहीं। अपराधी। तो नो लेस देन यू, ठीक है, नो। अच्छा ऐसे पढ़ो ही, और इसका क्या मतलब है? ही नो लेस देन यू। इज गिल्टी मतलब वो तुमसे कम नहीं, वो भी उतना ही गिल्टी है। ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, तुम्हारे बराबर वो भी शातिर है। अगर किसी में ऐसा आ जाए जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट की आर, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इज, तो इन सब में आ जाएगा। अच्छा अगर कोई सभा हो, जैसे तुम्हें मालूम है कि एक असेंबली होती है स्टेट की और एक काउंसिल होती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो काउंसिल वाज एग्री ऑन दिस टॉपिक और काउंसिल वाज, काउंसिल एक होती है, सभा। काउंसिल एक ग्रुप है, उसके साथ हमेशा कैसा लगेगा? तो कभी फॉर ग्रुप के लिए, जैसे बहुत सारी स्टीमर्स हैं तो उनको फ्लीट कहते हैं। तो फ्लीट हैज स्टार्टेड और फ्लीट हैव स्टार्टेड, हैज। आर्मी हैज मार्च्ड और आर्मी हैव मार्च्ड, हैज। सो फॉर ग्रुप जो एक साथ चले, जिसके यूनानिमस डिसीजन हो। और अगर ये कहूं कि काउंसिल वाज डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक की वर, अब अगर उनमें मतभेद हो गया तो वर बोल दो, और काउंसिल वाज इलेक्टेड तब एक है। जहां तुम्हें ये लगे कि उनमें स्प्लिट हो रहा है तो तब वर लगाना। जैसे आर्मी में फूट पड़ गई तो फिर वर, देर तो म्यूटिनी हो जाए तो तब वर। समझ में आ गई बात? और दो अलग अलग चीजें हैं। तो दो चीजें हैं, जैसे काउंसिल है, देखिए ग्रुप के लिए सिंगुलर वर्ब, ग्रुप के लिए सिंगुलर वर्ब। काउंसिल यूनैनिमसली, यूनैनिमसली का क्या मतलब है? सर्वसम्मति से। तो हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। अच्छा, ज्यूरी वाज डिवाइडेड ऑन दिस ओपिनियन की वर डिवाइडेड। 5 जजों की जो बेंच होती है उसको तो ज्यूरी कहते हैं। तो चूंकि उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया तो उसे वाज कहेंगे कि वर। तो ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस व्यू। और अगर ज्यूरी एक हो तो फिर उसे ये कहेंगे फ्लीट हैज स्टार्टेड, फ्लीट हैज स्टार्टेड। तो फ्लीट होने की वजह से आप क्या लग गया? आर्मी हैज मार्च्ड, कमेटी वाज एग्री ऑन द मेन क्वेश्चन। कमेटी भी एक कमेटी, तो कमेटी was agreed on this bill। देख लो ऐसा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि that is reported speech। अब जैसे यहां पर कि एक रिपोर्टर जो कर रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। कि मान लीजिए कि अगर हमने आपसे पूछा हाँ आप अयोध्या गए थे, तो बोलेंगे हाँ मैं अयोध्या गया था। ये मान लो बोल दिया मैं अयोध्या गया था, हाँ तो सुना आपने, वह कह रहे हैं कि वह अयोध्या गए थे। तो अब हम ये नहीं कहेंगे, ये रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग का रूल क्या है? हम इसमें ये कहेंगे कि रिपोर्टर जब करता है तो वह कह रहे थे कि वह अयोध्या जा चुके थे, ऐसे बोला था। तो उस चीज को रिपोर्टिंग है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो रिपोर्ट की जाए। जैसे राम सेड टू सीता, ठीक है,
आई विल मैरी यू। तो राम ने सीता से कहा मैं तुमसे शादी करूंगा। और मैं रिपोर्टिंग करने आऊँ, राम ने सीता से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। अब मैं फूला समाया जा रहा हूँ। राम ने सीता से कहा कि वह उससे शादी करेंगे। तो इसी के साथ रिपोर्टिंग समाप्त हुई और ये थी खबरें आज तक। फिर मिलते हैं कल तक, इंतजार कीजिए कल तक ऐसा होता है। तो अब हमारी रिपोर्टिंग सफल हुई और अगर उसमें हम अपने को ही ले आए तो बेकार है कि राम ने सीता से कहा कि मैं तुमसे शादी करूं, अपने को ले आने बीच में, ऐसे थोड़ी आना। तो इसका मतलब है यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो किससे गाइडेड होगा? अगर फर्स्ट पर्सन है then it will be changed as per subject. Second person will be changed. ठीक है? And Hanuman will watch this. अब ये थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन has no change. हनुमान will, ठीक है, watch this. तो ये थर्ड पर्सन में नो चेंज हो जाएगा, बताया। और सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? टोल्ड। सेड टू, टोल्ड। तो जरा इसका बनाइए, जबकि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेंस का करेक्ट, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया, हम सभी लोग की इससे मदद हो गई है। इन्होंने विल को वुड बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी कम उम्र में, कच्ची उम्र में इतना कर पा रहे हैं। देखो इन्होंने बोल दिया ही वुड मैरी हर एंड हनुमान। देखो ये फिर से वुड बोले, अभी बहुत बड़ी बात हो गई। 2 बार इन्होंने, मतलब ये हो सकता है टिम्बर का काम हो, नहीं तो बार-बार वुड क्यों बोल रहे हैं? तो डू डस से डिड बन जाएगा, डू डस से, और इज आर एन की जगह क्या बन जाएगा? तो वॉज वर, और जरा हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैव। और बोलो हैज बीन की जगह क्या हो जाएगा? हैव। तो ये देख लो, हैज बीन और हैड बीन उनकी जगह क्या हो जाएगा? हैव बीन की जगह, दैट इज हैड बीन। और बोलो अगर डिड है तो क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये लोग बहुत अच्छा बताते हैं, उत्कर्ष को सब चीजें बताएं, तभी तो इनकी एकेडमी चल रही है, बाकी सब फेल हो गए ना। ये देखो कितनी बात समझ आई। अच्छा, विल की जगह वुड, तो शैल की जगह शुड, कैन की जगह कुड वो लगा लेना, विल वुड। और सेड टू का टोल्ड हो गया है, ठीक है। पर्सन कैसे चेंज होगी तो हमने बता ही दिया है। और कम की जगह गो, यस्टरडे की जगह प्रीवियस डे, टुमारो की जगह द फॉलोइंग डे। समझ आ गई बात की नहीं? सो अब द फॉलोइंग डे की जगह द नेक्स्ट डे। तो टुडे, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। yesterday, the previous day, yesterday पिछला दिन होता है, बीता हुआ कल, the previous day। और tomorrow का क्या मतलब होता है? tomorrow, the following day। और tomorrow का मतलब क्या होता है? tomorrow के बाद क्या आता है? tomorrow। भाई नेट तो सभी क्या है? yes। तो अब कमिंग डे बता दे। तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे की जगह क्या आएगा? कैसे चेंज होगा? बोलो। द फॉलोइंग डे, जो कुमकुम ने बता दिया, फॉलोइंग डे। और शैल की जगह शुड, ठीक है। और कैन, कुड, मे, माइट। और इसके अलावा भी नाउ की जगह क्या हो जाएगा? नाउ देन। 10 की जगह सो, बहुत अच्छा जानते हो। और बोलो, मे माइट हो जाएगा। अब जरा देखिए,
कि इतनी बात पता चल गई है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज होगा? देख के बताओ। करेक्ट। जैसा मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट है नहीं? पास्ट इंडेफिनिट को आपने किसमें चेंज किया? और पास्ट परफेक्ट को, और इसे बताइए पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज करेंगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बोलो। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो अब इस एक वर्कशीट के एक दो क्वेश्चन करते हैं। अभी 7 मिनट में हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्कशीट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्कशीट। नाउ अब देखो, कुछ चीजें ये इंपरेटिव सेंटेंस के हैं लेकिन फिर भी बनाइए। पहला बताओ दिव्या। आई सेड लेट्स गो एंड प्ले नाउ। I said that. हाँ वही बताएं। I said to go and play then. करेक्ट। आई सजेस्टेड, क्यों लेट्स है ना, इसीलिए तो सजेशन इंपरेटिव में भाव छिपे होते हैं। तो आई सजेस्टेड टू गो एंड देन। नाउ का देन वाला लिखा है कि नहीं? लिखा नहीं होगा क्या? लिखा होगा, ये इधर लिखा है ना नाउ का देन। ओके नाउ ये बताओ सुहाना। सेट तो नहीं होगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें कहीं आज्ञा छिपी होती है, कुछ आदेश छिपा होता है, रिक्वेस्ट छिपी रहती है। हाँ ही एडवाइज्ड या सजेस्टेड, एक ही बात बोलो। Come back home. यस करेक्ट, बढ़िया बताया। अब चलो देखो, आप इन बताइए। सी सेड द मूवी वाज बोरिंग, बोलो। ये देख लो, यहाँ सजेस्टेड नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस है। ये कौन से सेंटेंस है? असर्टिव। मूवी वाज बोरिंग, और ये नोएल ने बता दिया। शी सेड दैट द मूवी हैज बीन बोरिंग, उन्होंने तुरंत बना लिया। बोला सर वास को हैड बीन लगा। ये होती है स्किल। तुम लोग सस्ते स्कूल में पढ़ रहे हो, वो बहुत अच्छा होता है। आपने They said, Kanishka, everyone can join us for the picnic. They said that They अगर कोई एडवाइस नहीं है, ये उनका मैसेज है। हाँ, they said that everyone सर से चेंज नहीं होगा। said to होता है तब चेंज होता है। अच्छा मैं said that बोल रहा हूँ। हाँ said that Everyone could join them for the picnic. वो अस है, तो अस किसके लिए गाइडेड होगा? ये अस यहाँ से गाइड होगा कि नहीं? बहुत अच्छा बताया। एक और बताइए अमन। That is John said it is frustrating that the Wi-Fi is slow today. Said that it was frustrating. ऐसे गलत करम मत करा उसका। said to नहीं है ना, तो क्यों टोट लगा रहे हो? John said that it was frustrating हाँ that the Wi-Fi was slow that day. करेक्ट। अब अरविंद आप बताइए। Chan exclaimed, "It is this
boring to do. Isn't this boring to do? Someone else. Filled with sorrow. You can do it. चैन जो चैन है अगर वो एक्सक्लेम्ड है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी होता है और सरप्राइज भी होता है। या isn't this, क्या ये करने में बोरिंग नहीं है? विद फ्रस्ट्रेशन, एक्सक्लेम्ड विद फ्रस्ट्रेशन, ये हो सकता है। आगे बोलो, अब फिर प्लेन सेंटेंस बनाओ, बोलो। बता ही नहीं रहे, आप बोलो जी। रुक जाओ, अभी आपने बोल दिया तब भी नहीं बोल रहे हो। हाँ, विद फ्रस्ट्रेशन। डू दिस, अब वाज नॉट नहीं है, उसी में आ गया, उसको फिर प्लेन बना दो कि उसने सरप्राइज बताया कि क्या ये वाज दिस, दिस वाज बोरिंग टू डू, मतलब बताना चाहता है isn't it boring, क्या ये बोरिंग नहीं, तो ये कि ये बोरिंग, वो यही तो कहना चाहता है। लेकिन जब हम कभी भी किसी चीज को एग्जेजरेट करते हैं तो उसमें कह देते हैं क्या ये काम करने में बेकार नहीं है, तो उसने विस्मय के साथ कहा कि ये काम करने में बेकार है। Sir, इसमें ये नहीं होगा Sam exclaimed with sorrow if it was boring. सॉरो नहीं है, ये तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। हाँ, exclaimed with frustration if it was boring. इफ नहीं होता है, एक्सक्लेम में दैट लगता है, विद सरप्राइज दैट इट वाज बोरिंग टू डू, ऐसा होता है। अच्छा, नाउ एक और बताइए, कनिष्का पहले अप्लाई करो। मॉम सेड इट इज टाइम दैट यू स्टार्टेड स्टडीइंग टू ईवा। Mom said that. अच्छा, आप बोलो। Mom told told to Eva. टू भी लगाओगे? Mom told Eva हाँ that said तो आई नहीं। भाई, सेड टू ईवा नहीं है, सेड टू ईवा। पीछे। हाँ बोलो। it's time बता ही नहीं रहे हो, आप बोलो। Mom told Eva that it was time that That you started ईवा। हाँ, ईवा बोलो। यू किसके साथ गाइड होगा? ईवा के साथ। दैट शी स्टार्टेड, क्या बोलोगे? शी, उसका जब पजेसिव हो, शी स्टार्टेड स्टडीइंग हर बुक्स, उसने अपनी किताबें पढ़नी शुरू की, नॉवेल नहीं पढ़नी शुरू की, हर बुक्स, तब हर लगाना। अभी तो शी बोलो। अगला बोलो, टीचर सेड इट इज इम्पोर्टेंट टू वेक अप ऑन टाइम ऑन स्कूल। बोलो। Said it was important. कब है? हाँ? 23 का। फरवरी से शुरू है। ठीक है, बता देना जरूर, करा देंगे।